नाइन्थ स्केड्यूल। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर से बोला है कि कुछ उन्होंने एक लॉ बनाया है जिसमें 76% रिजर्वेशन दी जा रही है, वो लॉ 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इट वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, जहाँ पे 31B आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और बेसिकली ये क्या है कि जितने भी सेंट्रल और स्टेट लॉज 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेंगे, अगर इवन इफ दे आर इन कॉन्ट्रडिक्शन विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये इसमें दिक्कतें क्या है, दो तीन आपको पता होना चाहिए। एक तो ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, और जो जुडिशियल रिव्यू है दैट इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दैट इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और जो जुडिशियल रिव्यू है वो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 से हमको मिलता है। और एल चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसलिए ये प्रॉब्लमैटिक है। ऊपर से ये जो 9th शेड्यूल है वो आया किस लिए था, वो आया इसलिए था लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज थे बेसिकली उनको डालने के लिए आया था, जिससे कि वो चैलेंज ना किए जाए ऑन बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल। मगर अब ये क्यों पर्पस इसका चेंज हो गया है। अब ये डिफरेंट पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलिटिकल गेम्स, जैसे कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है और ये बिल इसमें डाल दिया गया है 9th शेड्यूल में। इसी तरह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अब 76% रिजर्वेशन का बिल ले आई है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो दो तीन चीज़ें आपको इतना फैक्ट पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था 1951। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आता है। एक तो आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, और आर्टिकल 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। तो ये दोनों ही 123 और 213 आप मतलब दोनों में ही 123 डिजिट्स हैं, तो आप इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। दोनों ही अगर आपको आर्टिकल ये याद रहेंगे तो बहुत अच्छा है, आप कोट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऑर्डिनेंस क्यों इसमें न्यूज़ में है, क्योंकि एक स्टडी डिक्रीज़ देखा गया है ऑर्डिनेंसेस में। पहले बहुत ज़्यादा ऑर्डिनेंस थे, अब ऑर्डिनेंसेस कम हो गए हैं। ऑर्डिनेंस का आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनेंस क्यों लेके आया जाता है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, रिसेस में होती है, तब ऑर्डिनेंसेस लेके आए जाते हैं फॉर एनी एमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, कोई इमरजेंसी होती है तो उस वजह से पार्लियामेंट को तुरंत नहीं बुला सकते, इसलिए ऑर्डिनेंसेस इशू कर दिए जाते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं ऑर्डिनेंस के बारे में, जैसे कि ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है 6 वीक्स फ्रॉम डेट व्हेन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स। ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर इफ़ प्रेसिडेंट और गवर्नर विड्रॉज इट। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। बेसिकली आपको दो तीन पॉइंट पता होने चाहिए कि एक तो ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है, इश्यूज़ क्या है। एक तो ये इशू है, देखो, ओवर यूज़ फॉर्मुलेट लॉज in emergency situation or when the legislature is not in the session, however it has been overused। separation of power को ये हैम्पर करता है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है वो एग्जीक्यूटिव इशू करता है, ना कि लेजिस्लेचर। जबकि लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेचर के पास होती है। लैक ऑफ क्लैरिटी, इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, कुछ भी आपने डिफाइन तो करा नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अकाउंटेबिलिटी, लॉज मेड बाय ऑर्डिनेंस बाईपास द लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। जो हमारे जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से बिल्स पढ़े जाते हैं, उन पर बहस होती है, तो वो सब तो ऑर्डिनेंस में होता ही नहीं है, सीधा ऑर्डिनेंस इशू कर दिया जाता है रातों रात। तो ये तो अकाउंटेबिलिटी भी लेजिस्लेटर्स की उससे बाईपास कर रहा है।
लास्ट पॉइंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस कभी कभी ऐसे ऑर्डिनेंस इशू कर दिए जाते हैं जो स्टेट की पावर्स पे इंक्रोच कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल दिल्ली ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है, जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली एक यूटी है, उसकी जो पावर्स है उसको इंक्रोच किया जा रहा है। तो उस तरीके से ऑर्डिनेंसेस प्रॉब्लमेटिक है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस है वो फेयर तरीके से और तभी इशू की जानी चाहिए जब वो कोई इमरजेंसी और इमीडिएट कंसर्न के लिए हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक राइट्स। बेसिक राइट्स क्या क्या होते हैं? लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी इज स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन सोसाइटी फ्रॉम ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम इज सिचुएशन इन विच अ पर्सन हैज़ द पावर टू राइट टू स्पीक, एक्ट, थिंक एज वन वांट्स। सिविल लिबर्टीज़ कौन सी दी गई है? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। एक तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, सिविल या सिविल लिबर्टीज़ है, कह सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सिक्योर इक्वल राइट्स सबके लिए, स्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अपहोल्ड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शंस, क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सब इसकी इम्पोर्टेंस है कि एक तो ये मटेरियल और मॉरल प्रोटेक्शन देता है, जस्टिशिएबल होते हैं, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, पुट अ चेक ऑन स्टेट एंड इंडिविजुअल एक्शन, एक्ट्स एज एन इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। इश्यूज़ क्या क्या है? दे आर नॉट एब्सोलूट, बहुत सारे इसमें वो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि 19(2) में आपको पता है राइट टू फ्रीडम में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी जाती हैं कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इस तरीके से। गैप्स इन द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज बना तो दिए पर उनका इन्फोर्समेंट हो रहा है क्या? रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेट लिबर्टीज़ बाय स्टेट एक्शन। एग्जांपल, द क्रिएशन ऑफ 9th शेड्यूल। अब 9th शेड्यूल स्टेट ने ही बना दिया है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज ही ना किए जाए, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका फंडामेंटल राइट्स बनाने का। इन्फ्रिंजमेंट होता है स्टेट से भी, इंडिविजुअल से भी। नॉन अप्रिसिएशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बाय सिटीजन भी ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो ये भी एक इशू है। किस तरीके से हमको आगे ले जानी चाहिए चीज़ें? एक तो डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। द स्टेट शुड एम टू create necessary conditions for individuals to achieve the self-realization, ensure that the government follows its obligation to safeguard people's welfare, avoid laws which infringe upon these liberties and freedom. Independent judiciary for meaningful recourse on violation of civil liberties. एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जिससे कि वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ अगर हो रही हैं तो वो उसको चेक रखे। एनकरेजिंग सिविल सोसाइटी एंड मीडिया टू मेक प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टीज़ एंड फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यू। तो मीडिया का काम होना चाहिए, सिविल सोसाइटी का काम होना चाहिए कि किसी के भी अगर लिबर्टी और फ्रीडम हैम्पर हो रही है तो वो आगे आए और देखे उस चीज़ को, उसके लिए फ़ाइट करें।